Hello guys, it's Mansi Bhagat and you're watching Study with Unicorn. As per request, आज हम पढ़ेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज इन सोशल डेवलपमेंट। रीजनल डिस्पैरिटी होता क्या है? जब किस प्लेस पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज हों तो उसे क्या बोलते हैं? रीजनल डिस्पैरिटीज। अब रीजनल डिस्पैरिटी को हम स्टडी कैसे करेंगे? तो हम रीजनल डिस्पैरिटी को स्टडी करने के लिए हम SDI का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसकी स्टडी एंड कैसे होती है? इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम देखते हैं कहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुई है, कहाँ पे क्या लैक है, तो हम स्टेट्स और यूटीज़ को जो है वो एक रैंकिंग देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड SDI, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं किसको? इंडिकेटर्स को। तो चलो हम देखते हैं इसमें इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। अगर इंडिकेटर्स की बात करी जाए तो सबसे पहले इंडिकेटर आता है स्टेट पर कैपिटल इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। और अगर स्टेट पर कैपिटल इनकम की बात की जाए एज ए इंडिकेटर तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट्स का नाम जुड़ता है? वो है पंजाब, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। और सेकंड इंडिकेटर की बात की जाए तो वो आता है हमारा इंटरस्टेट डिस्पैरिटी इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो उसमें कौन सी स्टेट का हायर रैंकिंग है? पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड उसके बाद आता है द थर्ड इंडिकेटर इज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो BPL की अगर बात की जाए तो ये मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट और ग्रेट इंडिकेटर है। क्योंकि इसी वजह से मैंने बहुत ऐसे कुछ लोग भी देखे हैं जिसमें जिनकी हालत ठीक होती है बट वो स्टिल वो BPL यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, इलीगल वे में। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है, ठीक है, रीजनल डिस्पैरिटी के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कौन सी स्टेट आती हैं? वो आती हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड UP। तो फोर्थ इंडिकेटर की बात की जाए तो उसमें आता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसमें क्या होता है कि अनइवन पैटर्न आता है इंडस्ट्रीज़ का। देखो कुछ स्टेट में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, कुछ स्टेट में कम इंडस्ट्रीज़ होंगी। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो उस स्टेट की तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है। तो उस इंडिकेटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कौन सी स्टेट आएगी? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अब सेकेंड लास्ट नहीं अभी तो बहुत है। तो फिफ्थ इंडिकेटर अगर देखा जाए तो आएगा डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन क्या होता है? जो अर्बन पॉपुलेशन की इन्होंने बात की है। क्या मतलब हुआ इसका? कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन होगी, ठीक है, कि अर्बन पॉपुलेशन की डिग्री कितनी इंक्रीज हुई है, कितनी अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आजकल माइग्रेशन तो हर जगह हो रही है, ठीक है। लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए जो है वो अर्बन एरियाज में चले जाते हैं, रूरल एरिया को छोड़कर। तो अगर माइग्रेशन भी इसमें फैक्टर आता है, मतलब डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन के अंडर माइग्रेशन फैक्टर आता है, तो उसमें कौन सी स्टेट आती है? सबसे पहले वो आती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात एंड देन फॉलोड बाय कर्नाटका, पंजाब। फिर हम बात करते हैं पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो हमने बहुत सारे हम आसपास अगर देखो, ये सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी में हम क्या करते हैं? हम अपने आसपास देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं। तो तुम ये पॉइंट्स मतलब ऐसे मत सोचना कि यार ये पता नहीं क्या पॉइंट्स है, और या कुछ लोग तुम में से ये भी सोचेंगे यार अरे यार ये तो हम रोज़ देखते हैं, ठीक है ना। तो जितना आप सोशियोलॉजी को फील करोगे उतना आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओगे। तो ज़्यादा नहीं जाते हैं सोशियोलॉजी में, टॉपिक पे आ जाओ। तो इसमें क्या है कि पर कैपिटा, अब देखो कुछ लोग हम देखते हैं, हम कईयों को समझाते भी हैं कि भाई ज़्यादा कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी मत किया करो, बट वो स्टिल करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे तो लोग चलो करते हैं, वो मान्य भी रखता है। बट कुछ लोग हैं जो ज़्यादा कंजप्शन करेंगे, ठीक है। जैसे हम हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम नहीं करते, मतलब कुछ लोग करते हैं जिनको मना भी किया जाए तो बट तब भी वो यूज़ करेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा कंजप्शन अगर देखी जाए तो स्टेट की, तो वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन कहाँ पे आ रही है? पंजाब आ गया, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र।
अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न भी बहुत मायने रखता है एज इंडिकेटर फॉर रीजनल डिस्पैरिटी। तो उसमें हम देखेंगे कौन सी स्टेट आती है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है वो आता है इंट्रा स्टेट इम्बैलेंस। देखो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एज एन इंडिकेटर। इसमें सबसे पहले आएगा इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए ना तो उसमें 70% ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो सिर्फ हुगली में ही हैं। ठीक है, तो हुगली में और बाकी जो एरिया है ना वो मतलब अनपोटेंशियल या बोल दो या मतलब अनटच्ड एरिया है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो एरिया इग्नोर भी हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम महाराष्ट्र की अगर एग्जांपल दें तो उसमें 86% रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज हैं किसमें, महाराष्ट्र में, और लिविंग अदर पोटेंशियल एरियाज अनटच्ड। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे इंडिकेटर्स हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़ के लिए। अब हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि भाई ये अगर इतने इंडिकेटर्स हैं तो मतलब होता कैसे है ये रीजनल डिस्पैरिटी, भेदभाव होता कैसे है। तो आज हम कॉजेज़ पढ़ेंगे इसका। कॉजेज़ में अगर देखा जाए तो आता है हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, जैसे कोल माइंस एक जगह, क्योंकि जहाँ पे कोयला होगा तो वहाँ पे कोल माइंस ज़्यादा होंगे, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। उसके बाद लोकेशन एडवांटेजेस, देखो कंजप्शन कहाँ पे हो रही है, डिमांड कहाँ पे है, तो वो भी मायने रखती है। क्योंकि देखो जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है डिस्पैरिटी होती है। तो उसके बाद देखो ना, क्योंकि अगर हम जैसे कोई कंपनी खोलता है, ठीक है, और कंपनी में वो अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, तो बेशक हर जगह उसकी ज़रूरत होगी, बट लेकिन कुछ जगह में लोग प्रोडक्ट्स उसके ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उनकी सप्लाई भी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। तो लोकेशन एडवांटेजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो उसके बाद आ जाता है फेलियर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म। देखो कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो कई बार फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, प्लानिंग में प्लान्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं क्योंकि ये डायनेमिक सोसाइटी है, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है रीजनल डिस्पैरिटी के लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टू सर्टन रीजन्स। इसमें तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तो सीधे सीधे एग्जांपल आती है पंजाब। ठीक है, क्योंकि वो आप देख सकते हो किसान और ये वो, तो किसान रेवोल्यूशन, पीजेंट मूवमेंट्स, तो आप देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। और ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट के क्या मतलब था, कैसे कॉज बन गया ये ग्रीन रेवोल्यूशन उसका। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग द स्टेट्स। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इसमें आता है रीजनल डिस्पैरिटी कि हाउ टू, हम अगर हमें पता चल गया भाई ये काज है, हमें ये पता चल गया कि भाई ये इंडिकेटर्स हैं, तो हम उसको रिड्यूस कैसे करें, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में ये है कि अगर हम इंक्रीज द मिनिमम वेजेस, अगर हम लोगों के जो लोएस्ट पेड वर्कर्स हैं अगर हम उनकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि पॉवर्टी जो थी ना, वो पॉवर्टी को वो ओवरकम करने में उनको हेल्प मिलेगी, जिससे जो लोग बीपीएल रेंज में आते हैं वो उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपैंड द अर्न इनकम टैक्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अर्नड इनकम टैक्स होगा ना, जब हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो वो प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वर्किंग पुअर और सिंगल पेरेंट। ऑब्वियसली जब खर्चा मतलब खर्चे पे थोड़ी सी, इनकम टैक्स पे थोड़ी सी रिबेट होगी तो सेविंग ज़्यादा होगी तो असेट बढ़ेगा तो ओवरऑल जो है बंदे की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है बिल्डिंग असेट्स ऑफ फॉर वर्किंग फैमिलीज़। तो इसमें सीधे सीधे बात आती है सेविंग मनी की। देखो जब आप पैसे कमाते हो, ठीक है, तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, जी ये हमारी पॉलिसी होगी, ये होगी, तो इससे क्या होगा कि आपके असेट्स बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। इंश्योरेंस करवाओगे, अगर कुछ हुआ तो आपके पास पैसा रहेगा, तो ये चीज़ भी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे एजुकेशन पे। ऑब्वियसली जितना हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि एजुकेशन ही बेस होता है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो उसके बाद आ जाता है मेन पार्ट आ जाता है रीजनल डिस्पैरिटी में जो पढ़ने वाला होता है, वो है रोल
ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन रीजनल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। तो इसमें अब देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो सबको पता ही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि ये वीडियोस जो मैं बना रही हूँ ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको कुछ पता नहीं। हमने भी कुछ कहीं बार ये फील किया है कि चीज़ें हमें नहीं पता होती थी, ठीक है, और कई बार कुछ बीच में स्मार्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं जो उनको पता होती थी तो हम कहीं ना कहीं चुप हो जाते थे। तो ये उन बच्चों के लिए भी वीडियो है जो जिनको हम हेल्प कर पाएँ, जिनको एक छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं, ठीक है, बट स्टिल वो बिग ड्रीम करते हैं, तो उनको सपोर्ट के लिए ये वीडियो है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आता था, जब Indian agriculture was converted into industrial system due to the adoption of modern methods and technology। जब देखो एग्रीकल्चर, अगर इंडिया की एग्रीकल्चर देखी जाए तो तुम्हें पता ही है, पहले इंडियन में एग्रीकल्चर लोग हल चलाते थे, ये वो ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं थे। तो जब उन्होंने ट्रैक्टर्स को अडॉप्ट किया, ठीक है, फॉरेन के फर्टिलाइजर्स जो है, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सब जब उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, जिसमें कि क्या होता था कि अगर ट्रैक्टर ही चलाना, ठीक है, डिमांड है कि हमारी फील्ड में जो है भाई ट्रैक्टर ही चलेगा, ठीक है, तो क्या करोगे, किसान तो फ्रस्ट्रेट ही होगा ना, है ना, कि भाई मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे। तो कुछ सोशल एक्टिविस्ट का ये भी मानना है, ठीक है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एक बिग कॉज बोल लो, ठीक है, बिग कॉज है इसके रीजनल डिस्पैरिटी के लिए, ठीक है। जैसे कि सोशल एक्टिविस्ट हैव द ओपिनियन दैट इट कास्ट ग्रेट लॉन्ग टर्म सोशोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कैसे कैसे हमें इफ़ेक्ट किया, ठीक है। आई होप मैंने आपके टॉपिक को अच्छे से सेटिस्फाई किया होगा, और भी वीडियोस आती रहेंगी। हम कार्ल मार्क्स, ये मत सोचना कि कार्ल मार्क्स जो है वो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ठीक है, जो वन ऑफ माय सब्सक्राइबर ने बोला था। तो दैट्स फॉर नाउ। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।